अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है तुझसे मांगू मैं तुझको, जो कहतरी है शादिया मुस्तफ़ा इमरान की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 7। नसरीन ने उसे ऑर्डर दिया था। वो हबाब की शादी पर हसीन बेगम के घर जाकर रहेगी, मगर वो मना किए जा रही थी। मगर जब बीना कार्ड देने आई तो वो हैरान रह गई। साथ शहरियार था। पुप्पो, हबाब ने हुस्ना को रहने को बुलाया है। वो बोली। शहरियार की निगाहें हुस्ना पर ही थीं। उसे चाय वगैरह बनाने के लिए नसरीन ने बुलाया था। बीना बाजी, मेरी आजकल क्लासें हो रही हैं। उसने लवाजमात की ट्रे सेंटर टेबल पर रखने के बाद झट कहा। मुबादा नसरीन आगे से कुछ बोल ही ना दे, मगर नसरीन की तनकीदी निगाहों की घूरी ऐसी थी जो शहरयार से भी मख्फी न रह सकी। वो जुज़्बुज़ सी होकर निगाह चुराने लगी। अपनी भांजी और दोस्त के लिए कुछ दिनों के लिए क्लास रोक दो। उन्होंने समोसों की प्लेट से एक खस्ता समोसा उठाया था। अरे बीना, तुम फिक्र नहीं करो, ये आ जाएगी रहने के लिए। कुछ दिन हबाब के साथ गुजारेगी तो वो बच्ची भी खुश हो जाएगी। वो राज़ी हो गई थी। पप्पो, ये आर्ट सिखाने का क्या फ़ायदा जबकि घरदारी ही करनी है। शरियार ने जल्दी पर तेल का काम किया था। हुस्ना की खूनख्वार और गसीली निगाहों ने उससे देखा। बेटा, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, मगर ये रिफत ने इसके शौक बिगाड़ रखे हैं। वो बेजारी से गोया हुई थी। आपको कोई तकलीफ है? वो तो तिनक गई। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई ढंग का शौक रखती। शहरियार उससे ज़रा भी दबता नहीं था। कह तो ठीक ही रहा है वो। नसरीन को तो मौका मिलना चाहिए था हुस्ना को सुनाने का। शहरियार लब मीट कर मुस्कुराहट दबाकर रह गया था, क्योंकि हुस्ना की सूरत ही ऐसे रोने जैसी हो गई थी। शहरियार, तुम तो हर जगह हर एक को जला कर रख देते हो। तुम्हें इससे क्या, वो कुछ भी करे। बीना को हुस्ना की हालत पर तरस आने लगा। जी बजा फरमाया। मैं हर एक को जला कर रख देता हूँ। कोई आतिश फिशा लावा हूं ना। वो तंजिया बोला था। अरे बीना, तुम अभी बच्चे के पीछे पड़ गई। नसरीन का इखलाक तो शहरियार के साथ बहुत ही अच्छा था। जब से वो कनाडा से आया था और जब से पता चला था कि जॉब भी बहुत अच्छी फिल्म में ठीक ठाक पैसों पर मिली है, तो वो तो खूब ही तो फिर तो वो ख्वाब ही देखने लगी थी। हुस्ना को किसी तरह भी उसके साथ रुखसत कर देती। हुस्ना, तुम इसकी बातों को बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया करो। तुम आज से ही रहने आ जाओ, हबाब ने खास तौर पर कहलवाया है। बिना बाजी, ये मुझे हर हर जगह सताने से दरेक नहीं करते। वो हमदर्दी पाते ही शरियार की शिकायत लगाने लगी। पप्पो, अगर मैं किसी को कह देता हूँ तो वो सताना हो गया। उसने हुस्ना के सुर्ख सफ़ेद चेहरे को बगौर देखा था, जो गुस्से की वजह से लाल भभूका हो रहा था। वो शहरियार को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी और शहरियार उससे बदला लेना चाहता था। अच्छा बस करो, वो कार्ड देने आया है। तुमने अपनी शिकायतों की पिटारी खोल दी। शहरियार ऐसा कुछ गलत भी नहीं कह रहा। शहरियार की तो हैरत से आंखें ही फट गई थी। नसरीन कितना उसकी चापलूसी कर रही थी, जबकि वो कौन सा शहरियार को पसंद करती थी। सुनो, सारी पैकिंग शाम तक कर लेना, मैं शहरियार को लेने भेज दूंगी। बीना ने उसे जाते हुए देखा। बीना बाजी, मैं इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। पप्पो, क्या मैं किरदार का बहुत बुरा हूँ? वो उल्टा ही जलने लगा। अरे नहीं बेटा, तुम तो बुरा ही मान गए। उन्होंने मुस्कुराकर नफी की थी। फिर ये ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझे वाकई आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो सुलगाकर चली गई थी। शरियार दांत पीस कर रह गया। सोच लिया था कि दिमाग ठिकाने जरूर लगाएगा। अच्छा पप्पो, चलते हैं। इनके झगड़े तो ऐसे ही चलते रहेंगे। बीना को शहरियार पर गुस्सा आने लगा था। मैं भी आऊंगी, चक्कर लगाऊंगी। हबाब के ससुराली तो मैंने अभी तक देखे ही नहीं। इतनी अचानक में शादी तुमने कर ली। असल बात से नसरीन भी लाइल थी। शहरियार फौरन उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उनके कानों में तो ऐसी कोई बात नहीं चाहता था कि पड़ जाए और वो पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट दें। इनको अगर पता चल गया तो समझो सबको पता चल गया। बीना ने सर्द आह भरी थी। शहरियार का दिमाग हुस्ना के लिए सोचने लगा और उसकी लगाम किसी भी तरह हाथ में लेना चाहता था, ताकि इसकी अकड़ निकल सके। ज़मरान के कमरे की सेटिंग वगैरह वो तीनों ही कर रहे थे। हबाब का फर्नीचर आ गया था। रिजवाना ने और ज़मरान ने बहुत मना किया था। वो जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लेंगे, मगर शहरियार नहीं माना था। पूरा कमरा तहा और मुजम्मिल सजा रहे थे। दरबीस खूबसूरत पर्दे, कारपेट वगैरह कमरे को और खूबसूरत बना रहा था। कल रिजवाना बरी के लिए जाने वाली थी और वो रास्ता को अपनी सास और जेठानियों को कह आई थी, मगर किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया था। वो समझ गई कोई नहीं आएगा, मगर उस वक्त हैरानी की इंतहा न रही जब नौशीन, नवीन और किरण शाम में ही अपनी तैयारियों के साथ रहने चली आई थी। जमरान और आदम की तो माथे पर शिकने ही पड़ गई। मामी, ऐसे कैसे हम जमरान भाई की शादी में शिरकत नहीं करते? सारी तैयारियां की हैं। नवीन खुश होकर बता रही थी। अब आपके घर कोई लड़की तो है नहीं, सोचा कि हम ही जाकर हल्ला गुल्ला कर लें। किरण ने भी चह कर कहा था, जबकि नौशीन के चेहरे से लग रहा था वो ज़बरदस्ती आई है। वो एक लफ्ज़ भी अब तक नहीं बोली थी। जमरान की जांचती निगाहें उस पर थीं। उसे उसकी आमद खौफ में मुब्तला कर रही थी और ख़तरे का अलार्म भी लग रहा था। नौशीन तो
خاموش بیٹھی، لگتا ہے کہ تم لوگ اسے زبردستی لے کر آئے ہو، زمران نے کہا۔ نوشین نے اندر کے انتشار کو دانت پیس کر روکا تھا۔ وہ تو صرف اسی لیے آئی تھی کہ دیکھے تو زمران کس لڑکی سے شادی کر رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے تڑک کر کہا تھا، اور سبھی لب بھیج کر رہ گئے۔ رضوانہ کو ان لڑکیوں کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں لگا تھا۔ اگر ان میں سے کسی نے بھی الٹی سیدھی بات کر دی تو شرمندگی الگ ہوگی۔ نوشین باجی لگ تو ایسے ہی رہا ہے۔ مزمل کو اندازہ تھا وہ زمران کی شادی ہونے پر بہت غمزدہ تھی۔ ارے بھائی، تم لوگ کیا ایک جگہ ہی جم کر بیٹھے ہو؟ تاہا، جا کر ٹیلر سے کپڑے لے کر آؤ، باقی کی پیکنگ میں ان لڑکیوں سے کروا لوں گی۔ جی جی مامی، ہم کر دیں گے، کرن نے زبردستی آواز میں بشاشت لا کر کہا، مگر سب کو ان کے چہروں سے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ لوگ زبردستی آئی ہیں۔ مامی، بری کب تک لے جانی ہے؟ نوین نے پوچھا تھا۔ میں تو پرسوں سوچ رہی ہوں، انہوں نے کہا، تیاریاں کرتے ہوئے دن اتنی جلدی سے رکھتے گئے۔ پھر بھی کئی چیزیں لینے سے رہ گئی تھیں۔ مامی، آپ نے اور لوگوں کو کیوں نہیں بلایا؟ ارے بیٹا، زمران کے سسرال والے تو کہہ رہے تھے، میں نے سوچا زیادہ لوگ جا کر کیا کریں گے، گھر گھر کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کمرے کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ آپ امی اور نانی کے گھر والوں کو بھی نہیں لے کر جائیں گی؟ نوین نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہم نے ساری فضول باتوں کو منع کر دیا ہے، آدم نے جواب دیا۔ نوین نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ رضوانہ نے آدم کو تنبیہی انداز میں گھورا تو وہ باہر چلا گیا۔ اس دن وہ بال بچ گئی تھی، ورنہ تو بہت برا ہوتا، اور پھر مرتضیٰ علی ضرور اسے مجبور کر کے گھر لے جاتے۔ اس نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی۔ آج اتوار تھا، وہ پھر بھی جلدی اٹھ گئی تھی۔ ناشتہ اس نے ہی بنایا تھا۔ آپی، آپ چکور پراٹھے بہت مزیدار بناتی ہیں۔ ایمان کو اس کے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند تھے۔ سبھی ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ تمہیں لگتے ہیں، وہ مبہم سا مسکرائی تھی۔ خوشنما بیٹی، تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ مرتضیٰ صاحب سے تم ملنا نہیں چاہتی؟ جاوید احمد کو اس کی فکر بہت رہتی تھی۔ 2 بیٹیاں اور تھیں اور ان کی الگ فکر کھائی جا رہی تھی۔ ابو، اس گھر میں جا کر میں کیا کروں گی؟ میری کوئی عزت اور بکت تو ہے نہیں۔ وہ دکھ اور افسوس سے گویا ہوئی۔ تم وہاں جا کر رہو گی تو ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ ہو سکتا ہے ابو، یہ تو شاید اور امید جیسی بات ہو گئی۔ میں اس سہارے رہ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ سمینہ نے دکھ اور تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے خوشنما کو ہیشم کی طرف سے ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں آیا تھا۔ ڈور بیل ہوئی تو سبھی چونک پڑے تھے۔ اس وقت صبح میں کون آ گیا؟ جاوید احمد نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ بھی کب ٹھیک تھے، بیماری کی وجہ کب سے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ مرتضیٰ علی نے دروازہ کھلتے ہی سلام کیا۔ جاوید احمد انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت وہ کبھی آتے نہیں تھے۔ خوشنما انہیں دیکھ کر بوکھلا ہی گئی۔ اتنے مہینوں بعد وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ لو بھائی، آج تو ہمیں اپنی بیٹی مل گئی۔ انہوں نے خوشنما کے سر پر دست شفقت رکھا۔ خوشنما کو ان کی آمد خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ آپ بیٹھیے تو۔ جاوید احمد نے برآمدے میں بچھے تخت کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا، آپ بھی بیٹھو، انہوں نے خوشنما کو کہا تھا۔ وہ سر پر سنمئی آنچل ڈالے کچھ نروس سی پریشان کھڑی تھی۔ ناشتہ تو چلے گا؟ جاوید احمد نے پوچھا۔ ناشتہ میں صبح ہی کر لیتا ہوں، اب کچھ نہیں چلے گا، مجھے خوشنما سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ رمنا اور ایمن انہیں سلام کر کے اندر چلی گئی تھیں۔ سمینہ احمد نے دسترخوان سمیٹ دیا تھا۔ جاوید احمد بھی انہیں موقع دے کر اندر چلے گئے تھے تاکہ خوشنما سے بات کر لیں۔ ہاں تو بیٹا، کب چلنے کا ارادہ ہے اپنے گھر؟ انہوں نے سادہ سی خوشنما کو خاموش لب کچلتے دیکھا۔ کون سا گھر؟ وہ جان کے بھی انجان بننے لگی۔ اپنے شوہر کے گھر۔ مرتضیٰ علی خفیف سے ہو گئے۔ سر، ایک بات کہوں؟ کیا مجھے سر بول رہی ہو؟ مرتضیٰ علی تو حیرانگی سے جھٹکا کھا کر رہ گئے۔ جب آپ کے نواز سے کوئی رشتہ قبول نہیں تو مجھے بھی اس کے متعلق کوئی رشتہ قبول نہیں۔ اس کا لہجہ حد درجہ تلخ اور کڑوا ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ علی نے کڑوی سی خوشنما کو حیرانگی سے دیکھا۔ بیٹا، آپ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ خوشنما جزبز ہو گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی روکھی اور تلخ ہو گئی تھی۔ میں اور کیا کہوں؟ کچھ بچا ہے؟ آپ کے نواسے نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا۔ بہتر ہوتا آپ ان کی کسی امیر گھرانے میں یا اپنے ہی گھر میں کسی لڑکی سے شادی کر دیتے، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ خوشنما بیٹا، آپ اپنا دل کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں تمہیں چاؤ سے لے کر گیا ہوں، تم میری بیٹی ہو۔ ہیشم کی بھی میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے خوشنما کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھیے، آپ مجھے بہلائیے مت، میں وہ الفاظ نہیں بھولی ہوں جو آپ کے نواسے نے مجھ سے کہے تھے۔ اس کا لہجہ انتہائی روکھا اور اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ بیٹا، آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کریں، میں آپ کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ مرتضیٰ علی دکھ اور افسوس سے بولے تھے۔
खुशनुमा इतनी तर्श रवि से गोया हुई थी। सॉरी, वो शर्मिंदा हुई। आप सिर्फ एक बार सोच लो, ये जिंदगी अब आपकी नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं, हकीकत आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। उसने निगाह उठाई थी। हकीकत यह है कि आप हैशम की बीवी हैं। उसे यूं खुला छोड़कर तो ये अपने साथ जुल्म हुआ बेटा। अपना हक लड़कर उसे जिताओ। बताओ तुम उसकी बीवी हो। बीवी क्या हैसियत है मेरी? उस घर में जो लोग रहते हैं वही लोग मेरी हैसियत समझने को तैयार नहीं होंगे। नुसरत की काटदार तनकीदी निगाहें उसे कब भूलती थी। खुशनुमा बेटा, अगर आप इस घर के बाकी लोगों की परवाह करने लगी तो वो लोग आपको और ही दबाएंगे, अकड़ते रहेंगे। कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल। उसने उनकी बात के जवाब में कहा, मैं जानता हूँ हैशम की बड़ी मामी को तंजियाँ हैं। बेटा, आप इनकी परवाह नहीं करना। वो उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे लोगों के ऐसे रवैये बहुत जल्द महसूस हो जाते हैं और मैं जाकर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। वो चेयर से उठ खड़ी हुई। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर हैशम तुम्हें खुद लेने आए तब चलोगी? वो पूछने लगे। ऐसा मुमकिन तो नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सोचूंगी। फिर फिर ही कोई फैसला करूंगी। वो हैशम को इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकती थी। इसे सारे गिन गिन कर बदले और हिसाब लेना चाहती थी जो उसकी इज्जत को बेविकत करके चला गया था। मैं चलती हूँ, मुझे काम है। वो कमरे से निकलकर जाने लगी। मुर्तज़ा अली ने भी उसकी तकलीद की थी। जावेद अहमद बाहर ही बरामदे में चेयर पर बैठे थे। जावेद, तुम्हारी बेटी बहुत ज़िद्दी है। वो किसी तरह नहीं मान रही। वो जैसे थक गए थे। उन्होंने ये तो नहीं चाहा था कि किसी की बेटी लाकर उसे यूं बेइज्जत करें। मुर्तज़ा मुर्तज़ा साहब, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझसे भी जल्दबाजी में फैसला हुआ है। उन्हें भी पछतावे घेरे हुए थे। खुशनुमा के साथ अच्छा नहीं हुआ था। हबाब को मायूं का जर्द जोड़ा पहना दिया गया था। हसना को ज़बरदस्ती नसरीन यहाँ छोड़ गई थी और वो जब से आई थी कामों में ही लगी हुई थी। हसीन बेगम इसको एक के बाद एक काम बताए जा रही थी और वो सदा की काम चोर को शहरियार और तपा रहा था। लड़कियों की जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। हसीन बेगम की कोई रिश्ते की बहन हबाब को प्यार करते हुए दुआएं देने लगी थी। हुस्ना पहलू बदल कर रह गई। वो भी ब्लू सूट में मेकअप किए दिलकश लग रही थी। ये कौन है आपा? ये नसरीन की बेटी है, उन्होंने तारुफ करवाया। शादी हो गई इसकी? जी नहीं, चैन ही नहीं है लोगों को। हुस्ना ने कलस कर जवाब दिया और बाकी का जुमला बुड़बुड़ाहट में कहा था। मैं समझ गई कि हो गई है। इतनी सजी संवरी भी तो है। हुस्ना तो भिन्ना कर रह गई। वहां से निकलकर बाहर आ गई। मेहंदी का अरेंजमेंट बाहर रखा था। शरियार ने बहुत अच्छा डेकोरेट करवाया था। क्या बात है, फूल के कुप्पा हो रही हो। वैसे ही कम कुप्पा हो। शरियार ने उसका गुस्सा भांप लिया था। आप बिला वजह मुझसे हर वक्त नहीं लड़ा करें। तुमसे कौन लड़ रहा है, मैं तो पूछ रहा हूँ। ग्रे कुर्ते शलवार में मलबूस ऊंचा लंबा शहरियार डिसेंट लग रहा था। कोई बात नहीं है, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें। वो रोहानसी होने लगी। तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ? ये तो मुमकिन नहीं। इसकी वजह तुम जानती हो। तुम्हारी खासी लंबी ज़ुबान है। ख़ानदान का कोई भी लड़का तुम्हें अपने घर ब्याहने के लिए तैयार नहीं और उसे इसी एहसास कमतरी में मुब्तला करता रहता था। वो अपने अखलाक की वजह से पूरे ख़ानदान में बुरी मशहूर थी, जैसा जबकि ऐसा नहीं था। शट अप, ऐसी भी कोई बात नहीं। लंबी ज़ुबान आपकी भी कोई कम नहीं है। आपसे शादी करने को कौन तैयार है? आपसे शादी करने से बेहतर है कि मैं कंवारी ही मर जाऊँ। वो सुलग कर रह गई थी। हाय हाय, कैसी लड़की है, कैसी जुबान चल रही। हसीन बेगम की बहन ने उसकी गुफ्तगू सुन ली थी। वो तो गाल पीट कर हैरानी जाहिर करने लगी और हुस्ना, वो तो जुल्बस हो गई। उनसे बचकर ही तो बाहर आई थी। तौबा तौबा, कैसी लड़की है। जैसी भी, आपको क्या परेशानी? वो तनक कर बोली, जबकि वो इनसे किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। लड़की, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है? वो और उसे सुलगाने लगी। उफ! वो मुठियाँ भींच कर वहाँ से हट गई थी। शहरयार उसकी खूबसूरती और दिलकशी में खोया उसे जाता हुआ देखने लगा। खाला जान, ये ऐसी नहीं है, बस साफ गू है। उसने हुस्ना की हिमायत की थी। ए, रहने दो, मुझे क्या नज़र नहीं आ रहा था? वो कोने की टेबल का इंतखाब करके बैठ गई। खास खास लोगों को मेहंदी और मायों के फंक्शन में मदऊ किया गया था। कुछ ही देर में लोग जमरान के घर से बरी लेकर आ गए थे। रिजवाना की पूरी ही ससुराल थी। हालांकि उन्होंने अपनी जेठानी, सास और नंद को ही कहा था, फिर भी सब बच्चों समेत आ गए थे और वो शर्मिंदा भी हो रही थी। यार शहरियार भाई, ये हमारे रिश्तेदार ज़बरदस्ती आए हैं, हमें शर्मिंदगी हो रही है। आदम ने उसे साइड पर ले जाकर माजरत से कहा था। कोई बात नहीं, हम तो आंटी से खुद सबको लाने का कह रहे थे। मुझे ही मना कर रही थी। तुम शर्मिंदा नहीं हो, हमें बहुत खुशी हुई है। शहरियार ने उसके कंधे पर थपकी दी थी। हसीन बेगम और बीना ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया था। साइड पर छोटा सा स्टेज बनाया गया था जहाँ हबाब को रस्म के लिए लाकर बिठाया गया था। हुस्ना और अरुमा उसके दाएं बाएं बैठी थी। शक्ल तो दिखा दो। नशीन अपनी येलो मल्टी गरारा संभालती स्टेज पर आई थी। दूल्हा की बहनें निकाह से पहले दुल्हन की शक्ल नहीं देखती।
अरुमा ने हबाब का घूंघट और लंबा कर दिया था। मैं बहन नहीं हूँ, कज़न हूँ। नौशीन के तो दिमाग पर जा लगी। कज़न भी बहन ही होती है। हसना ने उसकी जलती भुनती लड़की को देखा था। जी नहीं, वो तो बहस में लग गई। कुछ देर में वे बहस लड़ाई में बदल गई थी। हुस्ना और नौशीन की अच्छी खासी बहस हो गई थी। रिजवाना को तो शर्मिंदगी के मारे पसीने आ गए। उनकी नंद और सास को बातें बनाने का मौका मिल गया। बेइज्जती करवा के अब बदले ले लोगी। सास ने रिजवाना को तंजिया देखा था। अरे बहन, ऐसी तो कोई बात नहीं, बच्ची को गलत फहमी हो गई होगी। हसीन बेगम भी घबरा गई थी। शहरियार ने ही इन खवातीन को संभाला, वरना बहुत शोर हंगामा हो रहा था। हवाब लंबे घूंघट में सब सुन रही थी और फिर वो इतनी तेजी से अंदर भागी कि सारे लोग हैरानगी से देखने लगे। तौबा है रिजवाना, तुमने कैसे लोगों में रिश्ता किया है? रास्ता आहिस्ता बोलो। वो उन्हें चुप करवाने लगी थी। हवाब की रस्म वगैरह क्या होती? रिजवाना ने बरी से भरा सूटकेस बीना के हवाले किया। वो खाने से पहले ही उठना चाह रही थी, मगर फिर हबाब की भी इज्जत का सवाल था। वो चुपचाप उन्हें हबाब से मिलाने अंदर चली गई। बेटा, हमें बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे आंटी, आप शर्मिंदा क्यों हो रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। इन मोहतरमा को बुरा लगा बहन कहने पर, ये इतनी बुरी बात भी नहीं। फुप्पोजात कज़न भी बहन ही होती है। हुस्ना ने वजाहत दी। हुस्ना को तो वो लड़की कुछ गड़बड़ ही लग रही थी, जब भी तो इतना बुरा मान गई। बेटा, आपने ठीक कहा, बस क्या करें? इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वो हबाब को प्यार करके और पैसों का लिफाफा हाथ पर रखकर बाहर आ गई थी। हसीन बेगम को तो रिजवाना के ससुराल वाले ठीक नहीं लग रहे थे। उन्हें हबाब की भी फिक्र होने लगी। वो लोग उसके साथ जाने कैसा बर्ताव करेंगे। व्हाट? मैं उसे जा कर ले आऊं? कभी नहीं। हेशम तो बिगड़ गया था। बाबा जान, जबरदस्ती करने का क्या फ़ायदा? नुसरत ने अपनी मुदाखलत ज़रूरी समझी। उन्होंने घूर कर देखा। हेशम उठकर जाने लगा। तुम हर बात में नहीं बोला करो। बड़े मामू ने उन्हें डांट कर चुप करवा दिया। उन्हें हर मामले में बोलने की आदत हो गई थी। अरे, तो मैं ऐसा क्या बुरा कह रही? वो बिखरने लगी। हेशम, बाबा जान से पूरी बात करके जाओ। मामू जान, क्यों बार बार इसी बात को दोहराया जाता है? वो चिढ़कर गोया। तुम अंदर चलो। मुर्तज़ा अली ने उसे अपने रूम में जाने का इशारा किया। और हाँ इर्तिज़ा, अपनी बीवी को समझा देना, मेरे और हैशम के मामले में कतई ना बोला करे। वो खासे बरम हो रहे थे। इर्तिज़ा अली जुज़बुज़ हो गए और नुज़रत मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी थी। मुर्तज़ा अली ने उन्हें खासी तनकीदी निगाहों से बगौर देखा और चले गए। हैशम को अलग परेशानी हो गई थी। नाना जान अगर ज़्यादा ही बज़िद हुए तो इस बला को ज़बरदस्ती घर लेकर आना पड़ जाए। हैशम, बेहतर होगा तुम बाबा जान की बात को संजीदगी से सुनो और वो जो कहते हैं इसे मान लो। मामू जान, ऐसे कैसे मान लूँ? वो किसिया गया था। अरे ठीक ही तो कह रहा है। ऐसे एले मेले लोगों की लड़की उठाकर ले आए, हैशम के बराबर की भी नहीं। तुम चुप करो। हर वक्त इसका जहन मत खराब किया करो। मैं जहन खराब करती हूँ? अरे ज़बरदस्ती बच्चे के साथ राह चलती बांध दी, ज़रा ख्याल नहीं आया। मिन माँ बाप का बच्चा है। नुज़रत को तो ज़्यादा ही अपने मतलब की हमदर्दी हो रही थी। नुज़रत, तुम अपनी ज़ुबान बंद रखा करो। जब भी बोलती हो निहायत फजूल बोलती हो। ये बिन माँ बाप का बच्चा नहीं। हम इसके माँ बाप हैं और वो लड़की राह चलती नहीं है, ख़ानदानी लोगों की बेटी है। इर्तिज़ा अली उनसे सख्त नाला थे। हैशम अलग तजब्ज़ुब का शिकार था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मामू जान, आप ममानी जान को कुछ नहीं कहें। चुप करो। तुम भी ये फजूल बातें करती चुप करो तुम भी। ये तो फजूल बातें करती ही हैं। तुम भी इसकी हिमायत ले रहे हो। उन्होंने उसे भी डांट दिया था। हेशम, हर बात की हद होती है। इस लड़की को तुम समझते तो बहुत अच्छे लोगों की तमीज़दार और पढ़ी लिखी लड़की है। प्लीज़ मामू जान, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। मुझे तो यही शिकायत है। मैं ही नज़र आया जो ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा दिया। उसका जहन बहुत परागंदा हो रहा था। हैं जो अपने होते हैं इन पर ही मान होता है। बाबा जान ने तुम्हें अपनी औलाद समझकर ही ये रिश्ता बड़े मान से किया था। अगर वो ऐसा नहीं समझते तो नहीं करते, और फिर उन्होंने कुछ बुरा भी नहीं किया। तुम समझो। तुम बस समझो और किसी की और की बातों में मत आओ। इर्तिज़ा अली ने उसे समझाया और साथ ही नुज़रत को भी तंजिया देखा। वो कलस कर रह गई थी। कहा भी था किसी को भी नहीं लेकर जाएंगे, मगर आपको तो पता नहीं क्या है इनकी। इन सब की परवाह रहती है। कोई बातें नहीं बनाए। आदम को कल से नौशीन पर गुस्सा आया जा रहा था और वो रिजवाना पर भी खफा हो रहा था। चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो, घर में ही हैं वो सब, क्यों हंगामा करवाने पर तुले हो? अम्मी, क्या है? हर वक्त आपको इनका ही एहसास रहता है। हम पर भी और खुद पर भी इनको सवार रखती हैं। अभी अगर चाहूँ तो इन सबको हाथ पकड़कर चलता कर दूँ। हाँ, यही कसर रह गई है, कर दो वो भी।
यार आदम, आहिस्ता, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? भाईजान, आपको पता नहीं नौशीन के हंगामे से वहाँ कितनी बदमज़गी हुई है, और ये शख्स वो आ गई हैं। आपका और आपका रिश्ता कुछ था, आपका और उसका रिश्ता कुछ था। शायद वो सब क्या सोच रहे होंगे, और हबाब भाभी, वो तो आपकी तरफ से बदगुमान हो रही होंगी। आदम इन सब बातों को खूब समझता और जानता था। तुम ज़हन पर ज़ोर नहीं दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़मरान ने इत्मीनान दिलाया, मगर उसे भी नौशीन की हरकत बहुत बुरी लगी थी। शहरयार भाई की कज़न से अलग नौशीन ने खूब बदतमीज़ी की। वो सब क्या सोचते होंगे? कज़न कितनी लड़ाका और इल मैनर्ड है। आदम भाई, हबाब भाभी के घर वालों ने खुद ही इन सबको देखकर अंदाज़ा कर लिया होगा। ये कैसी हैं? हमें कुछ भी नहीं कह रहे होंगे। मुज़म्मिल भी गोया हुआ। रिज़वाना के तो कल से सोच सोचकर सर में दर्द होने लगा था। आज शादी थी, इतने काम पड़े थे। ज़मरान का कमरा भी अभी तक नहीं सजा था। अम्मी, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? दफ़ा करें। ज़मरान ने इन्हें रिलैक्स करना चाहा। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी दादी बाद में कितने हंगामे करेंगी। वो तो डर रही थी। अम्मी, सब रहने दें। वो कब हंगामे नहीं करती। आदम बेजार हो गया था। दादी जान ने तो हबाब भाभी की बरी देखकर खूब बातें बनाई थी। याद करें, जब आपने उन्हें दिखाया था तो कह रही थी, घर की बच्ची के छोड़कर तुमने बाहर की लड़की के लिए ये सब तैयार किया है। आदम को तो उनकी हर हर बात याद रहती थी। तुम क्या हर वक्त हम औरतों की बातें सुनते रहते हो? रिजवाना ने उसे सख्त लहजे में डपट कर कहा। अम्मी, ये औरतें मेरी कुछ लगती हैं, और इनकी बातें मैं सुनता हूँ, सब औरतों की नहीं सुनता। यार आदम, चुप कर जाओ। जमरान ने उसे इशारे से चुप करवाया था। भाईजान, मैं कहे देता हूँ, राशिदा फूफो की तीनों बेटियों को यहाँ से रवाना करें, वरना यहाँ ऐसे ही रंग में भंग डरते रहेंगे। हम भी कौन सा रोक रहे थे। खुद रुकी हैं, अब शादी के घर से तो नहीं भगाया जा सकता। आदम, चुप कर जाओ, वरना मैं तुम्हारे बड़े होने का भी लिहाज नहीं करूँगी। बहुत मारूंगी। रिजवानों को अपने जंगजू बेटे से हर वक्त डर ही लगा रहता था। हाँ, बाहर वालों की साइड लें और बेटों को मारें। वो गुस्सा करता हुआ चला गया। रिजवाना सर पीट कर रह गई थी। तुम ज़रा भी दब कर नहीं रहना। मुझे तो ये नौशीन ज़मरान की दीवानी लगती है। हुस्ना उसे समझा रही थी। ये लड़की वही है जो उनके घर हर दूसरे दिन आती रहती थी। हबाब ने हुस्ना को गुज़िश्ता दिनों की सारी बातें बताईं। नौशीन से उसकी मुँहमारी भी हो चुकी थी। मैं तो तुम्हें कह चुकी हूँ, जो जो मैंने तुम्हें कहा है, इस पर अमल करना। हुस्ना अपने खूबसूरत गोरे गोरे नर्म मुलायम हाथों के नाखूनों पर क्यूटिक्स लगा रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक समझा रही हूँ। क्यों दबती? तुम भी नहीं दबती तो तुम भी नहीं। शहरयार तो उसे जिद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। हबाब पार्लर जाने के लिए तैयार बैठी थी। अरूमा और हुस्ना उसके साथ जा रही थी। शहरयार इन लोगों को लेकर जाता। आप तो लगता है जिन हैं, हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं, उसने कड़वा सा मुंह बनाकर कहा। हाँ, तुम बहुत हूर परी हो ना, तुम्हारे पीछे लगा रहता हूँ। शहरयार ने उसके खूबसूरत क्यूटिक से सजे हाथ पांव देखे। वो अपनी ब्यूटी का बहुत ख्याल रखती थी। शहरयार मामू, आज तो कोई लड़ाई नहीं करें। हबाब पहले ही बहुत उदास बैठी थी। नहा धोकर ग्रीन सूट पहना हुआ था। हबाब, मैं तो इनसे कोई लड़ाई नहीं करती, यही मेरे साथ लड़ते हैं। हाँ, तुम तो बहुत भोली हो। शहरयार ने तंजिया कहा था। अल्लाह करे आप दोनों की शादी किसी भी तरह हो जाए। हबाब ने दुआ की थी। ऐसी बदुआएं नहीं दो प्लीज़। हुस्ना घबराई। शहरयार के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई थी। हुस्ना आंटी, आप फिक्र नहीं करें, शहरयार मामू के जाने से पहले आपका बंदोबस्त करवाना पड़ेगा। शहरयार ने जोरदार कहका लगाया। हुस्ना झेप कर दांत पीसने लगी। हर लड़की का ख्वाब होता है वो मुल्क मुल्क घूमे, आप घूम लेंगी। अरुमा ने भी लालच दी। उन्हें इनकी मॉम गोद से उतारेंगी तो ये बड़ी होंगी ना। शहरयार ने फिर तंजिया कहा। फजूल बकवास नहीं किया करें। वो चढ़ गई थी। अरे शहरयार, तुम यहाँ आकर बैठ गए, पार्लर जाना है, देर हो गई तो लेट चार्जेस मांग लेंगे। कब से बाहर लाउंज में वेट कर रही थी। ये आपकी कज़न इतना बोलती है, बंदा भूल ही जाता है किस काम से आया है। उसने सारा इल्ज़ाम हुस्ना पर डाला था। झूठे आदमी। वो पैर पटक कर उठ गई थी। हबाब सबसे बारी बारी गले मिलकर रुखसत हो गई थी। वो भी तैयार होकर मैरिज लॉन ही पहुंची। हबाब का दिल धड़क रहा था। उसकी दुनिया ही बदलने जा रही थी। दिल में ज़रा भी खुशी नहीं थी। अगर उसे दुख था तो यही था कि लोगों की बातों से बचकर उसकी शादी की जा रही है। उसकी माँ का माजी कोई भूला नहीं होगा। उसे भी यही डर था, ज़मरान के रिश्तेदारों को भी कुछ उल्टा सीधा पता ना चल जाए। और दूसरी फिक्र और परेशानी ये थी कि नौशीन की ज़मरान से लगावट उसने बखूबी सुन ली थी। बाद में पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी, मगर उसे ज़मरान पर भी गुस्सा था। एक लड़की का दिल तोड़कर उसने अच्छा नहीं किया था, और बददुआओं से उसे बहुत डर लगता था।
नौशीन उसे देखकर तो बदुआएं ही देती रही। उसे बेवक्त बाहर ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट मिल गए और वो तो हैरान था। एकदम ही उसकी फैक्ट्री को फायदा हो रहा था। काम का लोड भी ज़्यादा हो गया था। खुशनुमा पर जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वो सारी अप्रूवल तैयार करके एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी। हैशम उसकी काबिलियत और जिम्मेदारी का कायल हो गया था। अचानक से उसने खुशनुमा से अपना रवैया नरम कर लिया था। नवाज इंटरनेशनल के टेक तैयार हुए। उसने फाइल चेक करने के बाद खुशनुमा से पूछा था। जी सर, मैंने कह दिया है, हो सकता है आज शाम तक तैयार हो जाएं। हो सकता है नहीं, यकीनन करवाएं। कामरान और बिलाल एजेंसीज में जाएंगे, जैसे भी अप्रूवल लाएं उनसे बोलें वो खुद मर्चेंडाइज के सर पर खड़े होकर तैयार करवाएं। अगर कोई अपने काम से सुस्ती करे तो मुझे बताएं। उसने सारी तफसील के बाद कहा था। जी सर। वो आज येलो प्रिंटेड कॉटन के सूट में सर पर दुपट्टा जमाए संजीदा सी उसे बार बार अपनी जाने मुतवज्जा कर रही थी। तभी वो जाने लगी। मिस खुशनुमा, आपकी सैलरी मैंने बढ़ा दी है, उसने कहा। थैंक यू सर। वो उसे देखे बगैर ही जल्दी से बाहर निकल गई। हेशम ज़्यादा वक्त अपना ऑफिस में ही गुजारने लगा था। नाना जान का रोज़ का वही टॉपिक था। वो बेजार होने लगा था। वो अभी तक किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचा था। रात को मामू जान की बातों ने भी उसे काफ़ी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगर वो खुशी से उसे लेकर भी आ जाता है तो ममानी जान उसे सुकून से रहने नहीं देंगी। और उनकी जलन और हसद वो समझता था। वो अपनी बेटी के लिए खुद फिक्रमंद थी, मगर नाना जान ने किसी का भी ख्याल नहीं किया था। वो बहुत देर तक सोचता रहा। ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया था। तमाम स्टाफ निकल चुका था। वो भी सोचों में मुस्तगरक निकल आया था। वो येलो प्रिंटेड कॉटन के सूट में खुद को चादर में समोए चलती जा रही थी। हेशम ने उसके करीब ले जाकर गाड़ी रोकी। हालांकि उसे ऐसा करना बहुत अजीब लग रहा था। कुछ तो उस लड़की में ऐसा तिलिस्म था जो बंदा खुद को उसके करीब खींचता हुआ महसूस कर रहा था। अशर भी उसकी सादगी की कितनी तारीफ करता था, मगर पता नहीं क्यों अशर का तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लगता था। ये वो खुद भी नहीं समझ सका था। ऐसा क्यों हो रहा था। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। खुशनुमा तो चल ही गई। जी, वो हैरानगी से पूछने लगी। आइए आपको बसों के धक्कों से बचा लूँ। जल्दी कीजिए, गाड़ी में बैठे। उसने फ्रंट डोर खोल दिया था, खुशनुमा की कोई भी बात सुने बगैर। सॉरी, मैं रोज़ रोज़ आपकी गाड़ी में नहीं बैठ सकती। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और अपने शौहर का एतमाद नहीं खोना चाहती। उसने साफ जवाब दिया। हैशम जुज़बुज़ हो गया। खुशनुमा के चेहरे पर भी सख्ती और दुरुस्तगी थी। मैं सिर्फ आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरा ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं। उसे तो बुरा लग गया था। मुझे भी पता है आपका ऐसा वैसा कोई मतलब नहीं, मगर मैं शरीफ घराने की लड़की हूँ और अपने शौहर की वफाशौर बीवी, उसने जता कर कहा था। वो आपसे ताल्लुक़ तो रखे हुए नहीं है। हैशम तप गया था। मैं अपनी ज़ातियात में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती। और सॉरी, आइंदा से ऐसी बात भी नहीं कीजिएगा। वो इंतहाई रूखे और नागवार से लहजे में कहते आगे बढ़ गई थी। कैसी अजीब लड़की है। जब भी खुद बोलती है तो पटर बटर बोलती है और दूसरे को मौका ही नहीं देती। आज कैसे टका सा जवाब देकर गई है। वो स्टेयरिंग थामे उसे फुटपाथ पर चलता देख रहा था। हेशम, ये मशरिक की लड़की है। ये अपनी मशरिकी इक़दार नहीं भूली और तुम एक लड़की को पहली रात ही बेइज्जत करके निकल आए। तुम तो बिल्कुल भी उसके वफाशौर नहीं हो। वो आज भी तुम्हारे नाम पर बैठी, इसका क्या कसूर है। अंतर ज़मीर उसे मुखातिब। मैं ज़बरदस्ती के रिश्तों को नहीं मानता। उसने खुद ही नफ़ी की थी। किसी की आँख से बचो, चले जाओ उसके पास। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने जहन झटक कर गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी। नाना जान का रोज़ रोज़ कहना उसे बेजार और चिड़चिड़ा कर रहा था। उसने अभी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। और नाना जान ने ऐसा उसके साथ क्यों किया था। उसकी मर्जी जाने बगैर किसी अनदेखी लड़की से उसका निकाह पड़वा दिया। आखिर मैं ही क्यों, फरहान भी तो था। उसका जहन मुंतशिर हो गया। इर्तिज़ा अली के समझाने का जो असर हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। बारात आ गई थी। हवा में रेड स्टाइलिश लहंगे में और ज्वेलरी मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह के बाद वो बहुत रोई थी। हुस्ना और नाजिया उसे चुप करवाई जा रही थी। आज तो बीना भी रो रही थी और हबाब को गले लगाकर ढेरों दुआएं दी थी। चलो स्टेज पर लेकर चलते हैं, हुस्ना ने अरुमा से कहा। और आज तो हुस्ना भी लंबी स्टाइलिश सी शर्ट पहने बहुत दिलकश लग रही थी। उसके दराज बाल साइड पर खुले पड़े थे। हबाब दोनों की हमराही में ही सच सच कर चलती स्टेज तक आ गई थी। मूवी और तस्वीरों से उसे बहुत उलझन हो रही थी। अरे अम्मी, ये लड़की तो ज़मरान के पड़ोस में रहती है। नौशीन ने हबाब को देखा तो जलन और हसद में मुब्तला हो गई। एक दो बार दोनों की मुँहमारी भी हो चुकी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का चक्कर चला होगा। तभी तो भाभी ने यूं अचानक से रिश्ता पक्का कर दिया और तारीफ भी रख दी। उन्होंने फ़ौरन ही रिजवाना की तरफ रुख किया था।
वो حسین بیگم اور بینا سے باتوں میں لگی ہوئی تھیں۔ امی رہنے دیں، اس وقت کچھ نہ کہیں۔ نوشین کو تو اور زیادہ جلن ہونے لگی تھی۔ حباب دلہن بن کر اور ہی پیاری لگ رہی تھی۔ نوین کرن اپنی کزن کے ساتھ الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ مووی تصویروں کا سلسلہ جاری تھا۔ شہریار سب ہی کا خیال کر رہا تھا۔ اوہ، تو تم ہو؟ زمران کو تو مجھ سے پہلے لے اڑی تم، نوشین نے سرگوشی میں اس سے کہا تھا۔ حباب نے ساری شرم و حیا سمیٹ کر نوشین کو دیکھا۔ مہندی والے دن بھی اس نے بکواس برداشت کر لی تھی اور آج ڈائریکٹ اٹیک کر رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ تو چیخ پڑی۔ وہ پوری نوشین کی طرف گھومی تھی۔ نوشین کو بھی حیرت ہوئی، بلکہ وہ گھبرا گئی۔ میں نے اس دن بھی تمہاری بکواس سنی تھی اور آج مجھے کہہ رہی ہو؟ تم ہو کون؟ کیا سمجھتی ہو؟ وہ تو سب بھول بھال کر نوشین پر چڑھ دوڑی تھی۔ سارے ہی وہاں اسٹیج پر موجود لوگ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ نازیہ نے سر پیٹ لیا تھا اور حسنہ نے تو فوراً ہی شہریار کو بلانا چاہا۔ وہ بات سنیں۔ ایک تو سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ شہریار کو مخاطب کیسے کرے، کبھی اتفاق سے بھی تو نہیں بلایا تھا۔ شہریار نے چونک کر بوکھلائی ہوئی سجی سنوری حسنہ کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اسٹیج پر زمران سے باتوں میں لگا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ دیکھیں، اس نے حباب کے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ شہریار نے بھرے مجمع پر غور کیا تھا۔ حباب اسے کھڑی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ حباب اور نوشین کی لڑائی ہو رہی ہے۔ حسنہ نے ساری تفصیل اسے سنائی تھی۔ وہ بھی فوراً بھاگتا ہوا گیا تھا۔ مجھے اس گھر میں نہیں جانا جہاں ایسے لوگ ہوں، بے عزتی کرنے والے۔ حباب خوب چیخ رہی تھی۔ وہ ایسی بے وقت نہیں تھی کوئی بھری محفل میں یوں طنز کر کے الٹی سیدھی باتیں کرے۔ وہ ویسے ہی انتشار کا شکار تھی، اوپر سے نوشین کی باتیں اسے سلگا گئی تھی۔ رضوانہ نوشین کو چپ کروانے میں لگی تھی۔ راشدہ کے اور ان کی ساس کو تو پتنگے لگ گئے تھے۔ آئے رہنے دو، ایسی زبان دراز لڑکی تم نے اپنے بیٹے کے لیے چنی ہے، 2 دن میں تمہیں تو یہ باہر کھڑا کر دے گی۔ ساس کو تو موقع ملنا چاہیے تھا۔ میں ایسے نہیں ہوں، دیکھیے میں آپ کی عمر کا خیال کر رہی ہوں، آپ اس لڑکی کو سمجھائیں، الٹا انہیں سنا رہی ہیں۔ حباب نے سنا تو تیز لہجے میں بولی، حباب کیا بدتمیزی ہے، چپ کرو۔ شہریار ماموں، یہ لوگ خود ٹھیک نہیں ہیں، مجھ میں کیڑے نکال رہی ہیں، ان سے بولیں مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا شادی کا۔ شہریار اسے چپ کروائے جا رہا تھا۔ اچھی بھلی محفل میں بھنگ پڑ گیا تھا۔ نوشین منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ حسین بیگم اور بینا الگ شرمندہ ہو رہی تھیں۔ رضوانہ تو چپ سکتے میں آ گئی تھی۔ لوگوں میں چہمہ گویاں ہونے لگی۔ زمران صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ نوشین کی ساری باتیں اسے پتہ چل گئی تھیں۔ آدم مسکرا رہا تھا کیونکہ رضوانہ نے بالکل ٹھیک لڑکی چنی تھی، اس کے ددیال والوں کو یہی بولتی بند کروا سکتی تھی۔ واہ، امی نے تو ہیرا چن لیا، دیکھنا کیسے ان سب کو حباب بھابھی گھر سے کاٹ کر نکالیں گی، اس نے مزمل کے کان میں آہستگی سے کہا۔ وہ خود حیران اس بات پر غور کرنے لگا تھا۔ شادی کی محفل عجیب ہو گئی تھی۔ راشدہ بھی پکی تھی، وہاں سے کس کی نہیں تھی۔ ممانی جان، یہ تو بتائیے فرحان کی شادی کب کر رہی ہیں؟ ہیشم کو اسے یوں کنوارا پھرتے دیکھ کر جلن ہو رہی تھی۔ تم چپ کرو، میری جتنی آزادی کے دن ہیں وہ تو رہنے دو، فرحان نے اچھل کر جواب دیا، اور وہ ویسے بھی شادی کے بارے میں کسی سے تذکرہ بھی نہیں کرتا تھا۔ ارے دیکھنا، میں اپنے بیٹے کی دلہن اپنے جیسے لوگوں سے لاؤں گی، کم از کم کسی محفل میں بیٹھے تو الگ تو نہ لگے۔ وہ مرتضیٰ علی کو سنانے لگی تھیں جو ادھر ہی سے گزر رہے تھے۔ ہیشم پہلو بدل کر رہ گیا۔ اسے لگا ممانی نے یہ طنز اس پر ہی کیا ہے۔ خوبصورت سی، پیاری سی اور اچھے گھرانے کی امی، آپ تو خوبصورتی کے ہی پیچھے پڑی رہتی۔ انہیں اپنی ماں کی یہی باتیں بری لگتی تھیں جو خوبصورتی اور دولت کو ترجیح دیتی تھی۔ جو سچ ہے وہ کہہ رہی ہوں، میرا فرحان بھی تو کم نہیں۔ ویسے تائی امی، سب کو اپنے بیٹے چاند جیسے ہی لگتے ہیں۔ اگر چاند جیسی بہو ڈھونڈنے نکلتی ہیں تو وہ چاند جیسی بہو آپ کے بیٹے کو بھی تو چاند جیسا ہی مانگتی ہیں۔ چھوٹے ماموں کی مناہل کب چپ رہنے والوں میں سے تھی، اس نے بھی انہیں سنا دیا تھا۔ تم چپ ہی رہو، اتنی بڑی نہیں ہوئی ہو۔ وہ جیسے لاجواب ہو گئی تھی۔ فرحان ہیشم کے مقابلے میں کم رنگ اور روپ میں تھا۔ ہیشم کی خوبصورتی اسے ورثے میں ملی تھی۔ اس کے ددیال میں سارے ہی سرخ و سفید تھے۔ امی، آپ بھی تو کیسی باتیں کر رہی ہیں، مناہل نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ فرحان نے بھی تائید کی تھی۔ ممانی جان، آپ لڑکی تو دیکھنا شروع کریں، ہمارا فرحان بھی کوئی کم نہیں۔ ہیشم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہیشم بھائی، آپ کی سالی بھی کم خوبصورت نہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارے چپ کرو، کیا بول رہی ہوں؟ نظر تو چیخ ہی پڑی۔ مناہل جذبس ہو گئی۔ مجھے ایسے خالی خولے لوگوں کی لڑکی نہیں لانی جو خاندان میں بٹھاتے بھی شرمندگی ہو۔ امی، آپ مسلسل ہیشم بھائی پر طنز کر رہی ہیں۔ جو ہم نے ہیشم کی صورت دیکھ لی
मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? हैशम कौन सा इस शादी से खुश है? मैं तो कहती हूँ हैशम को देखकर छुटकारा हासिल करे। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बाबा जान ने घर की लड़कियों को देखा ही नहीं। उनके दिल पर तो यही कोसने पड़ते थे। उनकी जो हमसे क्यों नहीं हो गई? अम्मी आहिस्ता बोलें, दादा जान बाहर लाउंज में ही हैं, सुन लेंगे। जो हमने चुप करवाया। अम्मी आप भी सुन लें, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। फरहान ने मामला जब देखा कि सीरियस हो रहा है तो हाथ उठाकर कतई लहजे में कहा। वो वैसे भी किसी लड़की को पसंद करता था और इसके अलावा वो किसी दूसरी का तस्वर ही नहीं कर सकता था। मैं ममानी जान की बात पर गौर कर रहा हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हैशम गहरी सोच से बाहर आ गया था। हैशम बेवकूफ़ों वाली हरकत कभी नहीं करना। याद रखना, किस्मत हर वक्त साथ नहीं देती। खुशी एक अच्छी लड़की है, तुम इसके साथ लाइफ तो गुजारो, फिर ही कुछ सोचना। फरहान को उसकी बात पसंद नहीं आई थी। तुम चुप करो, वो जो करेगा ठीक करेगा। अम्मी आप इसे क्यों मिसगाइड कर रही हैं? फरहान को अपनी माँ की जेलसी की आदत बहुत नागवार गुजरती थी। ज़बरदस्ती इसके सर लड़की मुड़ती गई। ये कुछ भी ना बोले। ममानी जान आप परेशान नहीं हों, कोई न कोई फैसला तो मुझे करना ही है। उसने उन्हें यह कहकर मुतमईन करवा दिया था। बाहर मुर्तज़ा अली सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। उन्हें नुज़रत की सारी बातें बुरी लग रही थीं। अब सोचना उन्हें था कि क्या करना है। तुमने अगर कुछ भी उल्टा सीधा सोचा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे कुछ लगते हो। हैशम बाहर आया तो उन्होंने उसे वार्न किया था। वो हैरान वो हैरानी से उन्हें देखने लगा क्योंकि वो इधर ही खड़े थे। वो अंदर हॉल कमरे में आ गए थे। नुज़रत मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम भी बेटी की माँ हो, किसी की बेटी के साथ ये सलूक करोगी। उन्हें शर्मिंदा करने लगे थे, मगर उन्हें तो जैसे शर्मिंदा होना आता ही नहीं था। जो हम मनाहिल और अफ़ान वहाँ से खिसक लिए क्योंकि वो दादा जान का गुस्सा देख चुके थे। फरहान ने सर झुकाकर वहाँ से निकल जाने में ही आफियत जानी थी। रुखसती 1 बजे के करीब हुई थी। हबाब का थकन से बुरा हाल था। गाड़ी में भी ज़बरदस्ती नवीन और किरण ठुस कर आ गई थी और उसे सांस लेना महाल हो रहा था। रोशीन तो जलती कलसती बुड़बुड़ाती हुई सब देख रही थी। चलो भाई लड़कों, तुम लोग अपने अपने कमरों में जाओ। दादी जान ने उन तीनों को बगौर देखा जो अपनी भाभी को देखने के मुंतज़िर थे। वो लाउंज में सबके साथ ही बेजार बैठी थी। ज़मरान चेंज करके आ गया था, फ़ॉन कलर के कमीज शलवार में निकरा निकरा, वो जो बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। नौशीन ने ठंडी सांस भरी थी। नौशीन चल दुल्हन को अंदर लेकर चल। हबाब को उनकी दादी जान की आवाज़ें और बात में सख्त गिरां गुजरी थी और वो उनकी शान में कोई गुस्ताखी करके गलती नहीं करना चाह रही थी। नानी जान मैं क्यों लेकर जाऊं? वो तपी हुई तो पहले थी। जाहिर है बड़ी नंद लगती हो, रिश्ते में इतना तो फर्ज है तुम्हारा। आदम उसे जिद करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। जी शुक्रिया, मैं खुद भी जा सकती हूँ। हबाब को नौशीन के साथ जाना तो किसी तरह गवारा नहीं था। आदम और मुजम्मिल ने हैरानगी से सुना। तहा अंदर जा रहा था। वो भी हबाब की आवाज़ पर पलट कर आ गया था। ए लो रिजवाना, बड़ी बेशरम लड़की ढूंढी है। दादी जान को तो मौका मिलना था तंज करने का। देखिए इसमें बेशर्मी की क्या बात है? हबाब ने उन्हें देखा। जमरान तो उसकी खूबसूरती और मासूमियत में खोया हुआ था। लड़की तुम्हारी जुबान भी बहुत है। पता भी है कि किससे बात कर रही हो। जमरान की दादी हूँ और तुम्हारी सास की सास हूँ। उनके तो पतंगे ही लग गए। मैंने ऐसा कुछ गलत भी तो नहीं कहा। आओ हबा बेटा, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊं। रिजवाना ने उसे उठाया था। हबाब अपना भारी लहंगा संभालती हुई उनकी हमराही में चलती हुई बाहर आ गई थी। किरण और नवीन भी उसके साथ साथ चलने लगी। रास्ता की हसद भरी निगाहों ने हबाब का रूप देखा। वो नौशीन से छोटी भी थी और खूबसूरती में भी यकता थी। वो हाथ मलती रह गई थी। उनकी बेटी इस घर में बहू बनकर जो नहीं आई थी। पूरा कमरा असली फूलों से सजा हुआ था। मुजम्मिल और तहा ने बहुत दिल से सजाया था अपनी भाभी का कमरा। उसके इस्तकबाल उनमें फूलों की पत्तियां बिछाई हुई थीं। हबाब को घबराहट हो रही थी। अपना गुस्सा और दिल का गुबार उसने ज़मरान के ददियाल बालों पर उतार दिया था। आराम से टेक लगा कर बैठ जाओ। रिजवाना ने उसे तकियों के सहारे बिठा दिया था। किरण और नवीन भी वहीं खड़ी थी। हबाब भाभी, हम ज़मरान भाई की फूफो की बेटियां हैं। जी पता है मुझे, प्लीज़ मुझे आराम करना है। हबाब ने इंतहाई रुखाई और नागवारी से कहा। रिजवाना को हबाब का रवैया और लहजा अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो इस वक्त हबाब को कुछ समझाना नहीं चाहती थी। वो बहुत बेजार हो रही थी क्योंकि ज़मरान के ददियाल वालों की तंजिया बातें उसकी दादी जान वो तो हर बात पर मुंह पर वो तो हर बात मुंह पर कहने वाली थी। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था। ज़मरान की अम्मी को बुरे हालों में ही रखा था। उसने कमरे का जायज़ा लिया। हर चीज़ तरतीब और करीने से रखी हुई थी। बेड को भी बड़े खूबसूरत अंदाज से सजाया गया था। एयर फ्रेशनर की खुशबू और एसी की कूलिंग से खुनकी सी महसूस हो रही थी। उसी वक्त वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। इसी से कमीज शलवार में वो बहुत डिसेंट और चार्मिंग लग रहा था। अब आपने झट अपना
सर झुका लिया था। दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया। वो अपनी शादी से ज़रा भी खुश नहीं थी। फिर उसे इस बात का और भी दुख हुआ। नौशीन ज़मरान की मंगेतर थी, फिर उसने नौशीन से शादी क्यों नहीं की? हम वो लबों पर मुस्कुराहट लिए उसे मायने खेज और दिलचस्प निगाहों से देखने लगा। आज तो उसे चारों खाने चित कर रही थी। कल वो सरे राह घड़ी दो घड़ी मिलती थी और आज से वो हर घड़ी उसके साथ होगी। कैसी हैं? उसने हबाब के हिनाई हाथों पर अपना मजबूत भारी हाथ बड़े प्रेम से रखा था। हबाब को ऐसा लगा जैसे जिस्म में करंट दौड़ गया। वो सिमट कर और दूर हुई। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। उसने सारी हिम्मतें मुजतमा करके उसे आज ही बात करने का सोचा था। शर्म व हया उसकी निगाहों में थी। पूछिए। ज़मरान ने हैरानगी से उसके संजीदा चेहरे को मुस्कुराती निगाहों से चूमा था। आपकी कज़न नौशीन से आपकी मंगनी हो गई थी? किसने कहा? ज़मरान एकदम ही चौंक गया। आपकी मंगेतर नौशीन ने तंज किया था। मैं आपको वजाहत दे दूं, नौशीन से मेरी कोई मंगनी नहीं हुई और ना ही वो मेरी मंगेतर है। राशिदा फूफो की ख्वाहिश ज़रूर थी मगर मेरी मर्जी नहीं थी। झूठ। वो तेज़ लहजे में बोली। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? आपकी अम्मी ने कोई बात वगैरह की होगी, जभी तो वो इतनी बड़ी बात कह रही है। हबाब को यकीन नहीं आ रहा था। देखें हबाब, मेरी फुप्पो और कज़न को फजूल की बातें करने की आदत है। मैं सुबह अम्मी से खुद इस बात को क्लियर करवा दूंगा। ज़मरान को उसके दिल में आई बात का अंदाज़ा नहीं था। वो इस गहराई तक सोच सकती है। वो लड़की आपसे बहुत मोहब्बत करती है। आपको उसी से शादी करनी चाहिए थी। मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? वो उल्टा शुरू हो गई थी। ज़मरान ठंडे मिजाज का इंसान था। वो हबाब से मजीद बहस में उलझना नहीं चाहता था। वो तकिया सीधा करके लेट गया था। हबाब ने चतून से लेटकर ज़मरान के चेहरे को देखा। वो चुप हो गया था। आप भी चेंज करके आ जाइए ताकि मैं बाकी के मराहल तय कर लूँ। क्या मतलब है? उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। पहले चेंज करके आइए, फिर समझाऊंगा। उसने हबाब के हाथ को चूमा। हबाब के वलीमे के दूसरे दिन वो सामान पैक कर रही थी। नसरीन आई हुई थी। बीना भी वहीं रह रही थी। उन्हें यही मौका मुनासिब लगा। अम्मी, आप पप्पो से बात क्यों नहीं कर लेती हैं? बीना ने हसीन बेगम के हाथ पर हाथ रखा था। नसरीन ने अचंभे और हैरानगी से उन दोनों को ही देखा। अम्मी, मैंने ड्राइवर को बुला लिया है। हुस्ना अपना बैग लेकर लाउंज में आ गई थी। हसीन बेगम ने सुर्ख सफ़ेद हुस्ना को गहरी पुरसोच निगाहों से देखा। हुस्ना और शहरियार में बनती तो है नहीं, सारी जिंदगी ये दोनों निभाएंगे कैसे? नसरीन, मैं हुस्ना की शहरियार के लिए एक दफ़ा और बात करना चाह रही थी। उन्होंने छूटते ही कह दिया। हुस्ना के तो पसीने छूट गए, मगर साथ ही गुस्सा भी आने लगा। वो गरम गरम घूंट भरकर खड़ी हो गई। भाभी, आपने देर क्यों की? नसरीन के तो दिल की मुराद बर आई थी। अम्मी, बिल्कुल नहीं, मैं शहरियार से तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। हुस्ना तो भिना गई। चुप करो, बड़ों की बातों में नहीं बोलो। नसरीन ने उसे डांट कर बिठा दिया था। भाभी, मुझे बिल्कुल मंजूर है, मगर आपने शहरियार से तो पूछ लिया। बीना बाजी, ये क्या हो रहा है? आप जानती हैं ना शहरियार की और मेरी बिल्कुल नहीं बनती, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। हुस्ना को बीना की दिमागी हालत पर जैसे शक हो रहा था। सब पहले की बातें होती हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। बीना ने उसे समझाया था। नसरीन तो इस दफ़ा बिल्कुल भी बेवकूफ़ी से काम नहीं लेना। शहरियार का 2 दफ़ा रिश्ता आ चुका था, जो हुस्ना ने वावेला मचाकर मना कर दिया था। फिर शहरियार में उसे दौलत ही नज़र आ रही थी। वो जब से कनाडा गया था, उन्हें लालच की पट्टी बन गई थी। इधर हसीन बेगम भी कम लालची नहीं थी। हुस्ना के नाम काफ़ी कुछ था, जो रिफत ने किया था। इतना तो पता था कि जहेज में फ्लैट या प्लाट ज़रूर मिलेगा। चलो तो फिर मुंह मीठा करवा देते हैं। बीना को ज़्यादा जल्दी थी शहरियार को बांधने की। वो खुला फिरता था, इसीलिए उनके पीछे पड़ा रहता था। अम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। वो तो घबरा कर मुंह बसोरने लगी। इतने में नाजिया, इकराम और शहरियार भी आ गए थे। मैं तो कह रही हूँ इनका निकाह कर दें, बाद में शहरियार ने इसे कनाडा तो बुलाना ही है। आप ही, आपको बड़ी जल्दी है। शहरियार की निगाह हुस्ना पर टिक गई थी। वो घबराई बोलाई हुई थी। नसरीन, रिफत से तो पूछना पड़ेगा। हसीन बेगम के भी जैसे ये बात समझ में आ गई थी। ए भाभी, ये आपने कैसी बात की? हुस्ना मेरी बेटी है और मुझे उसकी फिक्र है। मेरी मर्जी से कहीं भी शादी करूं। वो झट बोली थी। फिर भी फुप्पो, बताना तो पड़ेगा। नाजिया ने भी कहा। रिफत तो सारी जिंदगी उसकी शादी नहीं होने देगी। अगर उससे पूछा या बताया तो फौरन मना कर देगी। उन्होंने कहा। अम्मी, फिर भी मामा की मर्जी ज़रूरी है। चुप करो। उन्होंने रोती कलस्ती हसना को डांट दिया था। नाजिया ने हुस्ना के सर पर अंदर से दुपट्टा लाकर उड़ा दिया था। मिठाई तो पहले ही और उम्मा दौड़कर ले आई थी। अम्मी, हम आपको तो बुला लें। ये मौका ऐसा नहीं है कि उसे बुलाया जाए। रात ही हम वलीमे से आए हैं। मीना ने मना कर दिया। हुस्ना का मुंह ज़बरदस्ती मीठा करवाया गया। शरियात फतेहमंद सीटी बजाता हुआ उसे जहर से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। हुस्ना किसियाई हुई हो गई थी।
उसे उन सब ने घेर जो लिया था। नसरीन, निकाह के 1-2 दिन में तारीख सेट करके रख लो, हम आपकी चौथी भी उसी दिन कर देंगे। वो हर जगह पैसा बिछाने के चक्कर में जो पड़ी रहती थी। नानी जान, बड़ी चालाक हैं आप, शहरियार मामू का निकाह उसी दिन करेंगी ताकि इनका बच जाए। और उमा तो थी ही मुंह फट, वो बोलने से बात नहीं आई। चुप कर, हर जगह बेमौका बोलती है। वो जज्बती होकर उसे डांटने लगी थी। अरुमा बात तो ठीक कर रही है। शहरियार ने अरुमा के शाने पर हाथ रखा। शहरियार मामू, आपकी शादी पर कोई कंजूसी नहीं चलेगी, अरुमा ने बावाज़े बुलंद कहा। नसरीन हंसने लगी जबकि हसीन बेगम खफीफ सी हो गई थी। हुस्ना आंखों में नमी लिए अंदर चली गई थी। इस वक्त सबका हंसना उसे सख्त बुरा लग रहा था। शहरियार ने उसे जाते देखा था। उसकी रग उसे तंग करने को फड़क रही थी। हेशम कंप्यूटर रूम से निकलकर बाहर हॉल कमरे में आ गया था, जहाँ छोटी मामी मारूक और वर्षा को किसी बात पर डांट रही थी। भाई खैरियत तो है, क्यों डांट रही हैं? उसने मुंह बसोरती मारूक और वर्षा को देखा। कब से लॉन में खेल रही हैं, कह रही हूँ कि स्कूल का होमवर्क कर लो, मगर सुनती ही नहीं है। शाहिदा ने दोनों की अच्छी खासी खबर ली थी। क्यों भाई, तुम दोनों ने काम नहीं किया? हेशम भाई, हर वक्त बस पढ़ते रहो, अम्मी तो ये चाहती हैं कि कुछ देर अगर खेल लिया तो क्या हुआ। मारूफ हेशम की हिमायत पर फैलने लगी थी। अच्छा, ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन अपना बैग खोल कर बैठो, मैं चेक करने आ रही हूँ। मारूफ और वर्षा दोनों ही पैर पटकती चली गईं। हाँ तो साहबजादे, आज घर पर कैसे नजर आ रहे हो? उन्हें उसे देखकर हैरानी हुई। वो अमूमन शाम में घर होता था। ऐसे ही कुछ कंप्यूटर पर काम था, सोचा घर पर ही करूँगा और आराम भी कर लूँगा। ग्रे पैंट पर लाइट पिंक शर्ट में वो हैंडसम लग रहा था। शाहिदा ने उसकी बात पर कहा था। छोटी मामी, आपसे एक बात पूछूं? हेशम को आज उस लड़की के बारे में जानने का इश्तियाक हुआ जो उसकी जीवन साथी बनकर इस घर में आई थी। हाँ पूछो। वो चेयर पर बैठ गई थी जबकि हेशम उनके सामने पड़े सोफे पर ही बैठा हुआ था। नाना जान ने मेरी ही शादी क्यों करवाई? फरहान भी तो करवा सकते थे। उसने रुक रुक कर पूछा। देखो हेशम, तुम बाबा जान के लिए बिल्कुल औलाद की तरह हो। उन्होंने तुम्हें पाला है और वो तुम पर सारे इख्तियारात रखते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा इंतखाब करके शादी करवाई। जबकि फरहान पर वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते थे क्योंकि उसके माँ बाप मौजूद हैं। अगर बिलफर्ज इर्तिज़ा भाई राज़ी हो जाते, भाभी कभी नहीं मानती, इसी वजह से तुम्हारा इंतखाब किया। उन्होंने बड़े मुदब्बिराना अंदाज में उसे समझाया था, और वो वैसे भी अपनी जेठानी के मुकाबले में खासी सुलझी हुई और समझ बूझ रखने वाली थी। हेशम ने उनकी बात को गौर से सुना था, क्योंकि कह तो वो बिल्कुल ठीक रही थी। हेशम, तुम बिला वजह की जिद करके बैठे हो। वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम एक बार मिलकर तो देखो। वो उसे समझाने लगी थी। मामी, मेरा दिल नहीं मानता। तुम दिल के पाबंद रहे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि कुछ बातें और फैसले दिमाग से भी किए जाते हैं। जितनी तुम उल्टी सीधी बातें उन पर तवज्जो दोगे, तुम्हारा दिमाग इतना ही उलझेगा और तुम में जिद बढ़ेगी। खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हो सकता है बाबा जान ने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारा इंतखाब किया है। खुशी एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की है, तुम्हारे साथ बहुत सूट करेगी। शाहिदा उसे नर्म और धीमे लहजे में समझा रही थी। अपने दिल को आज़ाद करो और दिमाग से अच्छा सोचना शुरू कर दो, फिर देखना तुम किसी नतीजे पर पहुंच ही जाओगे। मुझे ऐसा लगता है मैं फालतू और बेकार चीज़ था, नाना जान ने मेरे साथ ऐसा किया है। उसे इस बात का बहुत दुख था। तुम मनफी ही क्यों सोच रहे हो सकता है वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी और जीत लेकर आई हो, क्योंकि कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उन्होंने संजीदगी से हेशम के शाने पर हाथ रखा था। तुम वैसे भी इस बात से तो इनकार नहीं करोगे, जब से तुम्हारी इस लड़की से शादी हुई है तुम्हारी फैक्ट्री को फ़ायदा हो रहा है, और ये सब औरत के नसीब से होता है। हेशम ने चौंक कर उसकी बात पर गौर किया, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक ही तो कह रही थी। शादी के बाद से उसकी फैक्ट्री को फ़ायदा ही हो रहा था, और जब से वो लड़की खुशनुमा उसके ऑफिस में आई थी, उसे ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे थे। उसकी ज़िंदगी में 2 लड़कियों की वजह से ये हो रहा था, एक खुशी दूसरी खुशनुमा, इत्तेफाक से दोनों ही है से थी। मामी, आपसे एक और बात कहूँ? वो मुस्कुराने लगा। शाहिदा ने सवालिया निगाह उठाई थी। आपको टीचर होना चाहिए था या राइटर, इतना अच्छा बोलती और समझाती। अच्छा, वो हंसने लगी थी। बेटा, मेरा समझाना तुम्हारी समझ में आ जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मामी, ये खुशी नाम कैसा है? उसने फिर हंसकर सवाल उठाया था। तो मिलकर देखो, वो खुशी ही देगी। वो मानी खीरी से बोली तो हेशम ने झेम कर सर खुजाया था। वलीमा गुजरते ही उसने तो किचन का रुख कर लिया था। अरे अरे, अभी तो नाज उठवाने के दिन है, बैठो तुम। रिजवाना ने उसे बाहर निकाला।
कासनी जॉर्जेट के सूट में सर पर दुपट्टा जमाए जमरान को बहुत प्यारी लग रही थी। ये सब आप पुरानी बातें करती हैं। वह मुस्कुराई थी। भाईजान इतने चुप चुप कर क्यों देख रहे हैं? भाभी से क्या आपको डर लग रहा है? मुजम्मिल ने उसे छेड़ा था। डर तो नौशीन गई। कैसे रास्ता पप्पू अपनी बेटियों को लेकर चली गई, और दादी जान वो तो वलीमे से ही चली गई थी। आदम को ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके ददियाल वालों को जिद करने वाला कोई तो आया था। भाभी आपने बिल्कुल ठीक किया नौशीन के साथ। आदम फजूल बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। रिजवाना ने उसे खुशमगी निगाहों से देखा। अम्मी तो हर वक्त डांटती रहती। वो नाराज़ होने लगा। तुम बोलते भी तो गलत जगह पर हो। जमरान ने उसे टोका। गलत जगह मतलब घर में ही तो बोल रहे हो, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदम भाई। अरे ये क्या, आप आदम भाई बोल रही हैं? भाई मेरा नाम लें, मैं रिश्ते में आपसे छोटा हूँ। आदम को हबाब का भाई कहना अच्छा नहीं लगा था। मेरा क्या है, मैं नाम ले लूँगी। हबाब मुस्कुराई। डाइनिंग टेबल पर वो लोग बैठे थे। रिजवाना नाश्ता लगा रही थी। तहा और मुजम्मिल सुबह उनके साथ लग जाते थे। हबाब बेटा आप नाश्ता तो शुरू करें। आप भी आ जाएं। वो जमरान के साथ वाली चेयर पर ही बैठी थी। हमारी अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। जमरान ने बात करने के लिए मौजू निकाला था। इसका मतलब ये नहीं अम्मी से ही खाना बनवाती रहें। आदम ने भी मुज़हका खेज अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, मगर मुझे खाना अच्छा बनाना नहीं आता। उसने सबके कपों में चाय निकाली थी। ये तो आपकी इंतसारी हुई। ताहा ने भी मुदाखलत की थी। वाकई मुझे सच में अच्छा खाना बनाना नहीं आता। वो संजीदा हो गई। अच्छा तो परेशान क्यों हो रही हैं, अम्मी सिखा देंगी। जमरान इसकी मासूमियत पर प्यार आने लगा था। वो छेप गई। रिजवाना ने सबको चुप करके नाश्ता करने को कहा। जमरान भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चला गया था। वो भी उसके पीछे ही चली आई थी। जमरान हैंगर से शर्ट निकाल रहा था। बैंड इस्त्री करनी थी। यार मुजम्मिल इस पर प्रेस कर दो। भाईजान मैं बर्तन धो रहा हूँ, उसने किचन से ही कहा। आपकी बेगम आ गई हैं, इनसे करवाएं। तहा ने भी हरी झंडी दिखाई थी। तुम सभी तोता जशम हो गए हो। 2 दिन में मुझसे आंखें फेर ली। वो पैंट लेकर फिर कमरे में आ गया था। मुझे जेंट्स कपड़ों पर इस्त्री करनी नहीं आती, वरना कर देती, उसने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगा। वो इतनी जल्दी में था कि अलमारी से 10 चीज़ें गिरा दी थी। हबाब उठाने को आगे बढ़ी थी कि दोनों की ज़ोरदार टक्कर हो गई। ओह सॉरी यार, ज़ोर से लगी। उसने हबाब को थाम लिया था। नहीं ठीक है। वो सर सहलाने लगी। हमारी किस्मत में शुरू से ही टकराना लिखा था। वो हंसने लगा। पूरा कमरा असली मोती और गुलाबों से महक रहा था। शहरयार ने उसका फर्नीचर बहुत खूबसूरत दिया था। कमरा भी खूबसूरत लग रहा था। मगर ये टकराना गलत हो गया। मेरी ज़िंदगी इतनी भी बेविकत नहीं थी। वो अफसरदा लहजे में तंज करने लगी। आपकी ज़िंदगी मेरे लिए तोहफा है। जिसकी तरफ देखना शुरू किया था वो कितनी जल्दी मेरी बना दी गई। वो उसके रुखसार पर हल्की सी तबकी देकर बोला। अब आपने जवाबन उसे गुस्से से घूरा था। आपको सिर्फ नौशीन को देखना चाहिए था, मुझे नहीं। अब आप मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात कर रही हैं। वो तैयार हो रहा था। आप ये क्यों, ये सच नहीं है। आप अपनी तरफ से अखज़ कर रही हैं, वरना ये सच नहीं है। वो वॉशरूम में घुस गया था। दोगला इंसान। पहले कज़न से करता था और अब मुझसे झूठी बातें कर रहा है। वो नफ़रत से सोचने लगी। आप जो भी सोच रही हैं वो गलत है। अम्मी से आप क्लियर कर सकती हैं। उसे हबाब की सोच पर अफसोस हुआ था। मुझे ज़रूरत नहीं। वो धड़ से बेड पर बैठी। जमरान तैयार होकर जाने लगा था। रिफत को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन नसरीन उसे समझा रही थी। घर में कामों पर तवज्जो दो। कितनी तवज्जो दूँ? सिल बट्टे तक पर तो चिट्ठियाँ भिजवाती हैं आप। वो गुस्से से बोली। ठीक तो करती हूँ। वो तेरी मॉम तुझे कहीं का नहीं रखेगी। हुस्ना से पूरे किचन की सफाई करवा रही थी और वो जलती घुटती रही थी। रिफत उसे कई आवाज़ें दे चुकी थी। शहरियार के जाने से पहले निकाह भी हो जाएगा। वो प्रोग्राम तरतीब दे चुकी थी। वो सारे काम बाला ही बाला कर रही थी ताकि रिफत को कानो कान खबर ना हो। काश ये सादिया वगैरह के साथ पेशावर ही चली जाती, मुझे ये सब तो नहीं करना पड़ता। वो सोचने लगी। सादिया और आयज़ा भी नसरीन की वजह से ज़्यादा नहीं रुकी थी, क्योंकि सादिया पर वो बहुत निगाह रखने लगी थी। फिर खुद ही वो एक दिन चली भी गई थी। शहरियार मोए, तुम्हें तो अल्लाह पूछे कैसे मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। वो बर्तन धोने लगी थी और शहरियार को बुरा भला भी कह रही थी। एक दफ़ा फिर कहे दे रही हूँ, रिफत को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तो सारी ज़िंदगी भी अपनी खातिर तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। उन्होंने फिर अंदर आकर तंबीह की। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी। रिफत उसकी शादी का नाम भी नहीं लेती थी।
हुस्ना ने आज पहली बार रिफत के मुतल्लिक कुछ मनफी सोचा था। अपने कपड़ों का नाप दे देना भाभी ने कहलवाया है। आपको तो पता नहीं, लालच हो गया है। एक वो शहरियार ही रह गया है मेरे लिए। वो बर्तन धड़क कर बोली थी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं रिफत नहीं हूं जो बर्दाश्त कर लूंगी। दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। मुझे समझ क्या रखा है? नसरीन उसके इस तरह मुश्तैल होने पर सीख पा हो गई थी। भाभी आप कब से इसे काम करवाए जा रही हैं? रिफत उसी वक्त वहां चली आई थी। यही काम तो ससुराल में काम आता है। तुमने तो इसे बिल्कुल निकम्मा और कामचोर और मोटा कर दिया है। अब उन्होंने रिफत को भी आड़े हाथों लिया था। हुस्ना को और दुख हुआ अपने मोटापे का, जो कम होने का नाम ही नहीं लेता था। मैं अपनी बच्ची से मोहब्बत करती हूँ। मैं इसे यूं काम करवा कर मासी नहीं बना सकती। और मोटी हो रही है तो किसी का क्या है, अपना खाती है। उनके भी पतंगे लग गए थे। देखो रिफत, मुझसे फजूल तो मत ही बोलो। तुम इसके साथ दुश्मनी कर रही हो। अरे ये सारी जिंदगी यहाँ बिठाने की नहीं है। और लड़कियां काम करती अच्छी लगती हैं। मोटी लड़कियों को कोई पूछता भी नहीं। नहीं पूछता तो ना पूछे, हमारी बेटी है, ऐश करेगी। उन्होंने हुस्ना की सूरत देखी मगर रिफत को हैरानगी से देख रही थी। इन्हें क्या इसकी फिक्र नहीं है? कितने आराम से कह दिया कि नहीं पूछता तो ना पूछे। ये तुम बहुत अच्छी कर रही हो। नसरीन को उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी। भाभी आपको इसकी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? जब होना होगी हो जाएगी। ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से तो नहीं होगी। मैंने कहा मैंने कहा हुआ है कुछ लोगों से, अच्छा रिश्ता होगा तो बता देंगी। रिफत को हुस्ना की शादी का मौजू बुरा लगता था। वो हुस्ना से भी शादी की बात नहीं करती थी। हाँ अच्छा रिश्ता जब होगा तब बता देंगी। तुमने कह दिया, लोगों ने बता दिया। इस तरह तो तुम इसकी उम्र ही निकाल देना। वो अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म तो नहीं होने देंगी। अपने सामने ही उसकी शादी करना चाह रही थी। हुस्ना बर्तन वगैरह धोकर किचन से निकल आई थी। उसकी आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी। मामा मैं ऊपर जा रही हूँ, वो ये कहकर तेजी से निकल गई थी। रिफत भी जाने लगी थी। नसरीन ने उनकी अच्छी खासी क्लास ले ली थी। इसे काम काज भी करने दिया करो, देख रही हो कैसा वजन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने फिर जाते जाते एक बार फिर उन्हें कहा था। रिफत कुछ नहीं बोली। वो भी खामोशी से उठकर आ गई थी। अपने साथ के मारे इनकी शादी नहीं कर अपने साथ के मारे इनकी शादी नहीं करेगी और मैं अपनी बेटी को तो ऐसे नहीं छोड़ सकती। नसरीन ने मुसम्मम इरादा बांध लिया था। निकाह के बाद जल्द ही उसकी रुखसती भी कर देंगी, वरना रिफत का भरोसा नहीं कि होने ही ना दे। वो बहुत उलझी उलझी थी। काम में भी दिल नहीं लग रहा था। मुर्तज़ा अली रोज चले आते थे और वो उनका सामना नहीं करना चाहती थी। क्या बात है, आप इंटरकॉम क्यों रिसीव नहीं कर रही थी? हैशम चेहरे पर बेजारी लिए उसके केबिन में चला आया था तो वो उछल ही पड़ी। जी मिस खुशनुमा, क्या प्रॉब्लम है? आप हर वक्त घबराई बुलाई रहती हैं। नहीं तो। घबराहट में आंचल भी सर से ढलक गया था। काले सिल्की बालों की लटें चेहरे पर झूलने लगी थीं। बेसुखेज आंखों में ऐसी कशिश थी, हैशम निगाह चुरा लेता था। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, आपका जवाब ही नहीं आ रहा। ऊंचा लंबा बारों हैशम इस वक्त खासा संजीदा बरहम हो रहा था। सॉरी सर। उसे शर्मिंदगी होने लगी। 2 दिन वो बहुत खोई खोई थी। आप अंदर आइए, मुझे कुछ डिस्कस करना है। वो हुक्म देकर अंदर तेजी से चला गया था। स्टाफ के लोगों ने दोनों को इस्तेफामिया नज़रों से देखा। खुशनुमा ने दुपट्टा करीने से सर पर जमा लिया था। नॉक करके अंदर आ गई। वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा उसी का मुंतजिर था। जमाल की अप्रूवल आ गई है? सर आपकी अभी नहीं आई है। उसने बताया था। ये कामरान का ये कामरान क्या काम करता है जो हर एक की अप्रूवल नहीं लाता? वो बरम हो रहा था। खुशनुमा उसे क्या बताती, कामरान आता ही सुबह 10 बजे था। 1 घंटा मर्चेंटाइजर मोना के पास बैठा फजूल की हाँकता रहता था। ये तो आप उनसे ही पूछिएगा। उसने उल्टा ये कह दिया। ओके मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा। उसने उसके सपाट चेहरे को देखकर कहा। उसके चेहरे के पेचो हम ऐसे ही थे कि वो कुछ दिन से उनमें उलझने लगा था। मुझे आपसे कुछ कहना है। वो कदरे तौक़ुफ़ के बाद गोया हुआ। जी बोलिए। वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर निगाह जमा कर बैठ गया था, साथ ही कोई काम भी कर रहा था। मैं आपके ऑफिस से जाना चाहती। बट वाई? वो हैरानगी से बोला था। आपसे कुछ मंथ की कमिटमेंट हुई थी। वो वैसे भी उसके ऑफिस से इसलिए जाना चाहती थी कि अगर मुर्तज़ा अली ने उसे देख लिया तो ठीक नहीं होगा और फिर ये शख्स उल्टी सीधी बकवास कर सकता है, जैसे पहली रात कर रहा था। वो तो ठीक है मगर मैंने पहले आपकी सैलरी भी बढ़ा दी। अशर के पास जितनी मिलती थी उससे दुगनी दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। उसने साथ तौजीह पेश की थी। आपका ऑफिस और फैक्ट्री सेट हो गई है और अब मुझे जाना चाहिए। उसने निगाह कारपेट पर जमाई हुई थी। इस वक्त तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, फिर कभी करूँगा। अभी आप जाकर अपना काम करें। हैशम ने बात ही ख़त्म कर दी। खुशनुमा दिल महसूस कर रह गई। वो हैशम की मौजूदगी से डिस्टर्ब होने लगी थी।
कपड़ों का नाप आ गया था। हसीन बेगम ने शॉपिंग नाजिया और बीना के सर डाल दी थी। हबाब को जब ये खबर मिली कि शहरियार और हुस्ना का निकाह हो रहा है तो वो खुशी से झूम उठी थी। शहरियार मामू, आप राजी कैसे हो गए? क्या करता, और राजी होना ही पड़ा। देख नहीं रही कितनी मोटी हो गई है, खानदान में कोई भी नहीं करेगा और बाहर मैं होने नहीं दूंगा। वो मुस्कुराया था। आप ये क्यों नहीं कहते कि हुस्ना आंटी को आप पसंद करते हैं? वो शहरियार से बुलवाना चाह रही थी। ऐसी कोई कहानी नहीं है, मैं तो फुप्पो का ख्याल कर रहा हूँ, क्योंकि वो चाह रही थी कि हुस्ना की मुझसे हो जाए। यानी आप एहसान कर रही हैं? हबाब को अफसोस होने लगा। शहरियार हुस्ना को पसंद नहीं करता था। कुछ भी समझ लो। उसने सजी संवरी हबाब के सर पर मुस्कुराकर चपत लगाई थी। ये बताओ, घर में सेट हो गई हो? जमरान कैसा लगा? शहरियार ने फिर बात बदल दी। ज़बरदस्ती की सेट तो होना ही पड़ेगा। और रहे ज़मरान, बस ठीक हैं। उसने ज़्यादा खुश होकर नहीं कहा। बस ठीक नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। रिजवाना आंटी भी बहुत अच्छी हैं। उसने उनकी हिमायत में कहा था। ज़मरान के ददियाल वाले सारे ही मुझसे नाखुश हैं। तुम किसी की परवाह मत करो। शहरियार को ज़मरान के ददियाल वालों की खबर थी। ज़मरान एक एक बात उसे बताता था। शहरियार, हमें तारिक रोड पर ड्रॉप कर दो। मेकअप से मुज़य्यन बीना अपने स्टाइलिश सूट में आई थी। ओ पापी, ये आप शॉपिंग पर जा रही हैं, ना कि किसी फंक्शन में। शहरियार को उनका यूं सजना सवरना बुरा ही लगता था। तुम तो हो ही दकियानूसी, चाहते हो कि मैं अपना दिल मार लूं। वो गुस्से में आ गई थी। आप ही कुछ तो लिहाज करें, सास बन गई हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग तो फजूल बातें बताते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं, उन्होंने लापरवाही से कहा। हबाब उनकी तैयारी फहमाइशी निगाहों से देख रही थी। उसे खुद भी शर्मिंदगी हो रही थी। जमरान के ददियाल वाले कितनी बातें बना रहे थे शादी पर। उसने खुद दादी जान और राश्ता फुप्पो की बातें सुनी थी। हुस्ना के कपड़े और जूते लेनी हैं। तुम साथ चल रहे हो तो ठीक, वरना हुस्ना की पसंद से ले लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उसे सर पर चढ़ाने की, मैं खुद ही अपनी पसंद से लूँगा। शहरियार हुस्ना को अहमियत ही नहीं देता था। उसकी अकल भी तो ठिकाने लगानी थी। तुम तो वाकई शौहर भी जिल्लात वाक़े हुए। बीना को उसकी बात पर अफसोस हो रहा था। हाँ, कह दें आपके दिल में जो था। शहरियार, फजूल में मुझसे अड़ने की कोशिश मत किया करो। वो चिढ़ गई थी। अच्छा अच्छा, बस रहने दें, अपना मेकअप उतार दें और मैं फिर आपको साथ ले चलूँगा। शहरियार भी काफ़ी ज़िद्दी वाक़या हुआ था। हबा बेड पर बैठी दोनों की सुन रही थी। अरुमा अकराम मामू के बच्चों के साथ टीवी देख रही थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।